ओके फ्रेंड्स, हमारी चैनल VR1 में आपका फिर से स्वागत है। और ये चैनल मैंने आपको बताया है कि इट इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब। आपने सर्च करना है ब्रिगेडियर गाइड्स यू और वहाँ पे किसी एक सेक्शन में आपको इस चैनल में ये आपको SSB प्रिपरेशन के नाम से मिलेगी। और इसी चैनल पे आपको बहुत सारे वीडियोस करंट अफेयर्स के लिए मिलेंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए मिलेंगे और बहुत सारी वर्ल्ड ऑर्डर के लिए मिलेंगे और स्किल डेवलपमेंट के लिए मिलेंगे जो आप देख सकते हैं। पर आज हम बात कर रहे थे अभी कंटिन्यूशन में हमारी SSB की प्रिपरेशन के। पिछले वीडियो में मैंने आपसे जो डिस्कस किया था, आपको बेसिकली बताया था कि जो SSB में जो भी टेस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट के होते हैं या GTO के होते हैं या इंटरव्यू होता है, तो वहाँ पे आप सेट पीस आंसर ढूंढने की कोशिश मत करिए, क्योंकि वहाँ पे आप अगर सेट पीस आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आप गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये 15 OLQ क्वालिटीज़ हैं, फैक्टर 1, 2, 3, 4, जिसमें 15 क्वालिटीज़ हैं और 3 आदमी आपको 3 असेसर्स हैं, तो टोटल 45 टाइम्स आपका टेस्ट लिया जा रहा है इन चीज़ों के बारे में। तो अगर आपने रॉट लर्निंग करी, कोई कोशिश करी कि हम इसका आंसर कहीं से रट के चले जाएं, तो हो सकता है 44 टाइम्स आप ठीक हों, परंतु वहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशंस भी होंगी जब आप टाइम के अगेंस्ट होंगे, आपके ऊपर प्रेशर डाला जाएगा, टाइम का प्रेशर डाला जाएगा, आपको इंटरव्यू के दौरान बोला जाएगा कि आप तो रिजेक्ट हो गए, आपको कंफ्यूज किया जाएगा। वो सिर्फ जानबूझ के किया जाएगा ताकि आपकी रेजिलियंस चेक हो सके, ये देख सकें कि आप सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। तो उस समय हो सकता है कि आपको वो जो आपने आंसर रटा हुआ है वो आप भूल जाएं और आपके दिमाग में जो असली चीज़ है वो निकल आए, और जहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आएगी वहाँ पे आप रिजेक्ट हो जाएंगे। तो मेरा जो बेसिक फार्मूला है, हमने अभी ऑलरेडी पिछले वीडियो में फैक्टर 1 और फैक्टर 2 को ऑलरेडी कवर कर लिया है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ये फैक्टर 1, 2, 3, 4 की जो 15 क्वालिटीज़ हैं, इनको आप अपने अंदर इनकलकेट करिए। उसके बाद आपका कोई भी सवाल आपसे SSB में पूछा जाएगा, वो ऑटोमेटिकली आपका जो आंसर होगा वो करेक्ट होगा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर 100 कैंडिडेट्स हैं, एक ही सवाल के वो 100 डिफरेंट जवाब देंगे, यानी कि एक पिक्चर देखी तो देयर विल बी 100 डिफरेंट स्टोरीज, और वो सारी की सारी स्टोरीज अगर ये 15 जो क्वालिटीज़ हैं उनको सेटिस्फाई करती हैं तो आप सारे के सारे सिलेक्ट हो सकते हैं। और अगर उनमें से एक भी क्वालिटी को वो नहीं करती है, मान लो 15 आपने 14 क्वालिटीज़ तो कर दी पर 15वीं नहीं करी, और वो भी 3 असेसर के सामने, 2 जगह पे आपने 15 के 15 कर दी, पर तीसरे के सामने आपने 14 की, 15वां जब आप अगेंस्ट टाइम काम कर रहे थे या आप ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर के सामने थे या IO के सामने थे, उसने आपको कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन दी, आप घबरा गए तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे। तो फैक्टर 1 और फैक्टर 2 हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। नाउ लेट्स सी व्हाट इज फैक्टर 3। फैक्टर 3 है सोशल इफेक्टिवनेस। आप फैक्टर 1 में आपका दिमाग बहुत तेज़ है, आपने काफ़ी इंटेलिजेंस आ गई है, सब क्वालिटीज़ आ गई हैं। उसके बाद फैक्टर 2 में आपने सोशल एडजस्टमेंट भी करनी शुरू कर दी है। आप लोगों के बीच में बैठते हैं, उनसे कोऑपरेट करते हैं, वहाँ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते हैं। पर देन जो सोशल इफेक्टिवनेस है, तो वहाँ देखा जा सकता है कि उस ग्रुप में आप एज ए लीडर कैसे काम करते हैं, आप इनिशिएटिव लेते हैं कि नहीं लेते हैं। और अगर आप लीडर नहीं भी हैं, लीडर कोई और है, मान लो आपका फैमिली ग्रुप है और फैमिली के मुखिया आपके फादर हैं या ग्रैंडफादर हैं, तो आप वहाँ लीडर नहीं हैं, मगर आप वहाँ पे एक वर्कर हैं, एक लोअर लेवल के टीम प्लेयर है, तो वहाँ पे आप इनिशिएटिव दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं। और उस टीम के अंदर घर में जो भी काम हो रहा है उसमें आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाते हैं उनको कि नहीं दिखाते हैं, उसको बरकरार रखते हैं कि नहीं रखते हैं। और अगर कोई मान लो कोई सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे आपको डिसीजन लेना है, मैं आपको ये एग्जांपल में बाद में समझाऊंगा, तो आप डिसीजन स्पीडी लेते हैं कि लेते हैं, या आप एक डिसीजन डायलेमा में फंस जाते हैं कि ये करूँ या ये करूँ। तो वो कैपेबिलिटी आप में है कि नहीं है, और दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आपने डिसीजन ले लिया पर वो अपनी मदर को कन्विंस कर सकते हैं, फादर को कर सकते हैं, ब्रदर सिस्टर्स को कर सकते हैं, तो ये क्वालिटी आपकी देखी जाएगी। और फिर आप लाइवलीनेस है कि नहीं है, ये नहीं है कि कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ गई तो आप बिल्कुल मोरोस हो गए, बिल्कुल पड़ गए, यार मैं तो फंस गया, क्या करूं। तो फैक्टर 3 जो है ये आपका चेक किया जाएगा। अभी आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ।
आर्मी में क्या एग्जाम्पल देना है वो मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा। पहले आपकी डेली लाइफ है, मान लीजिए आप अपने गांव में रहते हैं और आपकी बहन की शादी है एंड सडनली शादी के एक हफ्ता पहले आपके पिताजी बीमार पड़ जाते हैं और ये शादी का सारा जिम्मा मान लो आपके पिताजी पे था और आप घर के बड़े बेटे हैं, शायद आप 18-19 साल के हैं, एनडीए में जाना चाहते थे, या हो सकता है 20-22 साल के हैं, सीडीएस का करना चाहते हैं। तो अभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आ गई है। तो जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप आ गई है, पिताजी तो चल फिर नहीं सकते, तो सारा का सारा जो काम है आप उठ के पिताजी को बोलते हैं कि पिताजी चिंता मत करिए, जो हमारी बहन की शादी है वो होगी और मैं करवाऊंगा। मैं इसको जो सारे काम करने हैं, भाग दौड़ करनी है, अरेंजमेंट्स करने हैं, टाइंग अप करना है, रिश्तेदारों को बुलाना है, उनको खाना खिलाना है, वगैरह वगैरह वगैरह, वो मैं करूँगा। तो ये आपने इनिशिएटिव दिखाया है। अभी ये इनिशिएटिव तो आपने दिखा दिया, उसके बाद आप में कॉन्फिडेंस है कि नहीं, अब इसको करना कैसे? तो आपने बोल दिया भाई मैं पापा को तो बोला है क्योंकि उनकी हालत ख़राब है, तो अब मैं क्या करूं, मुझे तो समझ में नहीं आ रही मैं क्या करूं। तो ये आपने लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाया है। परंतु अगर आप बोलें हाँ कोई बात नहीं, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कर सकता हूँ और मेरे पास है काबिलियत करने की, मीन्स आपने कॉन्फिडेंस दिखा दिया है। अब कॉन्फिडेंस दिखाने के बाद आपका पहला फैक्टर काम में आएगा, वहाँ पे आपकी जो इंटेलिजेंस है, आप वहाँ पे रीजनिंग कर पा रहे हैं। शादी में क्या क्या होना है आपने अपने रीजनिंग एबिलिटी के हिसाब से एनालिसिस किया है और क्या क्या होना है वो हर एक स्टेप को आपने लिखा है। लिखने के बाद उसमें क्या रिसोर्सेज चाहिए वो आपने ढूंढे हैं, वो आपकी ऑर्गेनाइजिंग कैपेबिलिटी थी। ये सब कुछ आने के बाद आपने अपने पावर ऑफ एक्सप्रेशन से अपने छोटे भाई बहनों को, अपने चाचा मामा ताया सबको बोला कि चाचा जी आपका ये काम करना है, मामा जी आपने ये करना है, भाई को बोला तुमने ये करना है, बहन को बोला तुमने अपनी बड़ी बहन की ड्रेसेस तैयार करनी है, घर में झंडियाँ लगानी है, तो आपने फिर बोला कि अभी मुझे जा कर के टेंट वाले से बात करनी है। तो ये सब चीज़ें आपकी ऑर्गेनाइजिंग कैपेबिलिटी में आ गई आफ्टर आपने सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाया। यदि आप उस वक्त कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते तो शायद वो आपकी सोचने की ताकत भी ख़त्म हो जाती, फिर आप ये रीजनिंग और ऑर्गेनाइजिंग कैपेबिलिटी को नहीं कर सकते थे। मगर आपने दिखाया और आपने सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाया और सडनली ये सारे के सारे फैक्टर्स जो थे वो आपकी पर्सनैलिटी में आ गए। दैट मीन्स आप में हैं। उसके बाद आपको पूछा गया भाई एक आदमी जो है वो इस पर टेंट लगाने के मान लो 1 लाख रुपए लेगा और दूसरा आदमी जो है वो 2 लाख रुपए लेगा। अभी आपने डिसीजन लेना है भाई 1 लाख रुपए दूँ या 2 लाख रुपए दूँ। आपके पास 2 लाख रुपए हैं, पर अगर आप वो 2 लाख रुपए दे देते हैं तो पापा की जो बीमारी चल रही है उसका खर्चा कौन करेगा? और अगर आप 1 लाख रुपए वाला लाते हो तो लोग क्या कहेंगे भाई इन्होंने अपनी शादी कैसे करी? तो अब यहाँ पे स्पीड ऑफ डिसीजन, बिकॉज टाइम चला जा रहा है, बुकिंग करनी है। अगर आप बुकिंग डिलेट करेंगे तो क्या करेंगे? तो उस वक्त आपका डिसीजन कुछ भी हो सकता है, 1 लाख वाले को साइन अप कर ले या 2 लाख वाले को कर दे। पॉइंट इज इट शुड बी अ स्पीड ऑफ डिसीजन। यानी कि वो एक मैनेजमेंट टर्म्स में कहते हैं कि एक चौराहा था, वहाँ पे 4 रास्ते जाते थे, तो एक आदमी वहाँ खड़ा था, उसको बोला गया भैया तो इस रास्ते पे जाएगा तो ये जंगल का रास्ता है, इस रास्ते पे जाएगा तो आगे पानी मिलेगा, इस रास्ते पे जाएगा तो यहाँ पे शेर चीते मिलेंगे, तो तीनों में कहाँ जाना है? तो वो उसको डिसीजन नहीं ले पा रहा था कि भाई क्या करूँ मैं, शेर चीतों वाले पे रास्ते पे जाऊँ वो तो खा जाएंगे, जंगल में डर लगेगा, पानी में अगर उसको मैं क्रॉस कैसे करूँगा? तो वो वहीं खड़ा रह जाता है। वेयर दूसरा आदमी आता है, वो कहता देखा जाएगा, मुझे जंगल वाले रास्ते से ही जाना है या किसी भी पानी वाले से, कुछ भी रास्ते में मुश्किल आएगी मैं देख लूँगा पर मैं जाना चाहता हूँ। तो वो जो आदमी निकलता है वो सक्सेसफुल हो जाता है और जो बेचारा वहीं खड़ा रहता है, जो डिसीजन नहीं ले पाता, वो अनसक्सेसफुल है। सो अगर मान लो आप किसी रास्ते पे अनसक्सेसफुल भी होने का चांस है, खड़े होना तो 100% अनसक्सेसफुल है, मगर अगर आप किसी रास्ते पे चल पड़ते हैं तो वहाँ पे सक्सेस के चांसेस हैं। किसी पे 10% हो सकते हैं, किसी पे 90% हो सकते हैं। वो आपने एनालाइज करना है, मगर खड़े नहीं रहना है। इसीलिए कहा जाता है इफ़ यू कैनॉट फ्लाई एटलीस्ट रन, इफ़ यू कैनॉट रन एटलीस्ट वॉक। और अगर आप वॉक भी नहीं कर सकते तो कम से कम क्रॉल करिए, मगर जिंदगी में चलते रहिए। तो वो मतलब है आपका स्पीड ऑफ डिसीजन से। अच्छा, उसके बाद आपने डिसीजन ले लिया 1 लाख वाला या 2 लाख वाला टेंट हाउस वाला।
अभी टेंट हाउस भी हो गया, खाने वाला भी आ गया, रिश्तेदार भी आ गए, शादी के सारे अरेंजमेंट्स भी हो गए, सब कुछ हो गए। अभी आपने अपने सारे रिश्तेदारों को इन्फ्लुएंस करना है कि देखो हमारे पिताजी बीमार हैं, हमारे रिसोर्सेज कम हैं, हमने उनका खर्चा भी करना है, तो हम उस किस्म की जो शादी है जो हम करना चाहते थे वो नहीं कर पा रहे हैं, या कोई रस्म जो है जो बहुत महंगी है, या बहन को हमने कोई हीरो का सेट देना था वो नहीं दे पा रहे हैं, तो इसका आप क्रिटिसाइज़ मत करिए, आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकने चाहिए। तो ये कैपेबिलिटी आपको होनी चाहिए। फिर उसके बाद आप जब सबसे मिल रहे हैं, शादी में आए हैं, तो इतनी सारी मुसीबतें आपके ऊपर हैं, प्रॉब्लम्स हैं, शादी में हर स्टेप के ऊपर कोई ना कोई डिसीजन लेना है, कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपने घबराना नहीं है, डरना नहीं है, तो आपने वहाँ पे लाइवली रहना है। तो वो लाइवलीनेस सबसे हंस के बात करनी है, मिल के बात करनी है, कहीं पे गाना बजाना चल रहा है उनको भी इनकरेज करना है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो गई, शॉर्टेज हो गई, उसको इमीडिएटली सॉर्ट आउट करना, मैंने कहा लाइवलीनेस दिखानी है। तो ये क्वालिटी अगर आप में है तो ये चेक की जा रही है आपके माइंड की साइकोलॉजिस्ट द्वारा, आपके मुंह से बोलने की पावर ऑफ एक्सप्रेशन, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, अपनी लाइवलीनेस वगैरह ये चेक की जा रही हैं तीनों से, आईओ की भी, और आपकी जो करने की क्षमता है वो जीटीओ आपको चेक कर रहा है। अभी यहाँ पे जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, इसी का एग्जाम्पल ये क्यों ज़रूरी है। अभी आपकी बहन की शादी थी, गांव में हज़ारों शादियाँ होती हैं, लोग करते हैं, आफ्टर ऑल सबका तो काम होता ही होता है, तो वो फोर्स्ड होता है, तो वो सब में वो मिलजुल के करते हैं, एक क्वालिटी किसी में है, किसी में है, सारी क्वालिटी सब में नहीं होती, बट वो कॉम्प्लीमेंट्री होकर शायद काम हो जाता है। बट आर्मी में क्या प्रॉब्लम है, आर्मी में क्यों बोला जा रहा है कि आपको ये फैक्टर 3 भी चाहिए, वो आपको समझना चाहिए। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कारगिल वॉर का। कारगिल वॉर में अगर आप इंटरनेट खोलें और बोले मुझे कारगिल की पहाड़ियों के बारे में बताइए, वो पहाड़ियाँ ऐसे स्टीप पहाड़ियाँ हैं जहाँ रस्सियाँ लगा के इंडियन आर्मी के जवान और यंग ऑफिसर्स वो चढ़े थे, और कईयों ने अपनी जान भी गंवाई। और आर्मी में आपको पता है अगर हमारा जवान कैजुअल्टी हो जाता है, अगर वो दुश्मन की गोली से डेथ हो जाती है या मर जाता है, तो हम उसकी जो डेड बॉडी है पीछे छोड़ के नहीं लाते, वो कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा ही एक किस्सा है कारगिल का, जहाँ पे एक टुकड़ी रस्सियाँ लगा के ऊपर चढ़ी और उन्होंने ऑलमोस्ट जो चौकी थी पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखी थी वो कैप्चर कर ली। मगर कैप्चर करने के बाद उनका एक जवान जो था वो ऐसी जगह पे उसकी डेड बॉडी पड़ी थी जहाँ जो दुश्मन के फायर के नीचे आता था, उसकी ऑब्जर्वेशन और उसकी फायरिंग, मतलब अगर आप वहाँ पे डेड बॉडी उठाने जाओगे तो वो उस जगह को देख रहा है और वहाँ पे वो आपके ऊपर गोली चलाएगा। इसका मतलब अगर आप डेड बॉडी रिकवर करने जाएंगे तो आपकी डेथ निश्चित है। पर ये हिंदुस्तान की आर्मी के, इंडियन आर्मी के टेनेट्स हैं कि डेड बॉडी हमने कभी भी छोड़ के दुश्मन के पास नहीं आनी है, उसको हमने लेके ही जाना है नीचे हर हालत में। तो उस सिचुएशन में एक ऐसी जगह पे एक लेफ्टिनेंट साहब थे, यंग ऑफिसर, और उनके साथ एक सूबेदार साहब थे और उनकी टुकड़ी थी जिसने उस पोस्ट पे विजय पाई थी। तो वो सब विजय तो पा चुके थे, अभी डिस्कशन हो रही थी भाई उसको बॉडी को कैसे रिकवर करना है। तो सूबेदार साहब ने बोला कि ठीक है साहब, मैं जाता हूँ, आप मुझे कवरिंग फायर दीजिए, दुश्मन को जो जिस चौकी से वो देख रहा है उसको नीचे रखिए, मैं जाके लेके आता हूँ। तो पहले डिस्कशन हुआ, जो यंग ऑफिसर था, बाय एग्ज़ाम्पल, क्योंकि आप कल बनेंगे तो आपने पहले एग्जाम्पल देना है, तभी जवानों के साथ आपकी 1-to-1 होगी। अगर लेसन्स फ्रॉम मैनेजमेंट फ्रॉम आर्मी मेरी आप सीरीज़ देखेंगे ब्रिगेडियर्स गाइड यू यूट्यूब के ऊपर, तो आपको वो वीडियो मिलेगा जहां मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं यहाँ पे कि हर सिचुएशन में यंग ऑफिसर कैसे लीड करते हैं। हम जवान अफसर बन जाते हैं, अफसर बनने का मतलब ये नहीं है कि हम हुक्म चलाना है जवानों के ऊपर, हम उनको कभी नहीं बोलते डू दिस, हम उनको बोलते हैं, मंत्रा है फॉलो मी, यानी कि आगे मैं चलूँगा, पीछे तुम आओगे मेरे पीछे पीछे। तो ऐसी सिचुएशन में यंग ऑफिसर जो इंचार्ज था उसने बोला जेसीओ साहब को, आप नहीं जाएंगे, मैं जाऊँगा। सो दैट वाज द क्वालिटी ऑफ इनिशिएटिव डिस्प्ले, ही सेड कि मैं जाऊँगा। देन उसके बाद मैं जाऊँगा, उसको मालूम था कि मैं बॉडी रिकवर कर सकता हूँ, 100% कर सकता हूँ, तो वो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस था। उसके बाद उसने जब जेसीओ साहब से बात हो रही थी
के बॉडी लानी है तो वो डिसीजन उसने लिया इमीडिएटली, स्पीड ऑफ डिसीजन। और उसके जो बाकी जवान भी थे उन्होंने बोला नहीं साहब आप नहीं जाएंगे, अब वहाँ जान का खतरा है। उसने बोला नहीं मैं जाऊँगा। वो उसने उस टुकड़ी को इन्फ्लुएंस किया कि देखो मैं जाऊँगा। वो था एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस। और उसके बाद ये सारी बातें जो हो रही हैं ये खुशी खुशी हो रही हैं, दुखी नहीं है, डरे नहीं है। डर सबको लगता है। जैसे मैंने आपको उस दिन एग्जाम्पल दिया था कि इवन जब महाभारत की लड़ाई चल रही थी तो कर्ण को पूछा गया कि यार तुम जा रहे हो, तुम्हें क्या लड़ाई से डर नहीं लगता मरने का? तो कर्ण ने बोला मैं कोई काठ का योद्धा नहीं हूं, डर मुझे भी लगता है परंतु मैं प्रोफेशनल हूं, मैं अपने डर से डरता नहीं हूं, मैं अपने डर को के ऊपर जीत कर लेता हूं। डर लगता है पर हमने डर के ऊपर जीतना है और डर के ऊपर जीतने के बाद इसको हमने अपनी सक्सेस में कन्वर्ट करना है, अपनी विजय में कन्वर्ट करना है। तो सिमिलरली डर सबको लगता है। अगर आप चढ़े हैं, थके हुए हैं, गोली आपके ऊपर आ रही है, आर्टिलरी का गोला पता नहीं कब पड़ेगा, दुश्मन की स्नाइपर की गोली कहाँ से आएगी, आप डरे हैं, बट आप डरे हुए अपने आप को, डर को आपने जीतना है और अपने आप को एक लाइवली सिचुएशन में रहना है। तो वो लाइवलीनेस क्वालिटी यहाँ है। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि एक आपकी बहन की शादी है, जब आपके पिताजी बीमार पड़ गए हैं, फाइनेंसिस की प्रॉब्लम है, उसमें ये सब क्वालिटीज़ कैसे काम आती हैं। उसी तरह से आर्मी या नेवी या एयरफोर्स ये क्वालिटीज़ आपको क्यों आप चाहती है कि आपके अंदर हो, क्योंकि आपको मैंने एक कारगिल वॉर की एक कहानी सुना दी। अभी आप इंटरनेट पे जाइए, ये कहानी आपको मिलेगी और वो ऑफिसर कौन था, जेसीओ कौन था, यूनिट कौन सी थी, आपको सब मालूम पड़ जाएगा। तो ये सच्ची कहानी है। तो इसलिए ये चीज़ें आपके अंदर होनी ज़रूरी हैं। अभी आते हैं फैक्टर 4 के ऊपर। फैक्टर 4 आता है डायनामिक्स। तो फैक्टर 4 को डिस्क्राइब करने से पहले हम इसको छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं और मैं इस ब्रेक के बाद आपके पास आता हूं फैक्टर 4 के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Hello friends, I am Muskan from Jammu and from GCW Parade College. Today I am going to tell you about the best motivator, or you can say guider, I ever met in my life, Dr. Vijay Sagar Dheman, and he is the best role model for any upcoming officer, and he's always shared a real experience which builds the self-confidence of any student or any upcoming officer.